दूसरी दुनिया की खोज जारी है। यकीनन इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप के सफल लॉन्च के साथ पृथ्वी से मिलते जुलते ग्रहों की खोज के विषय ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के अलावा अच्छे पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढने के लिए दूसरे उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। टेस सैटेलाइट और केपलर टेलीस्कोप दूसरी पृथ्वियों की खोज के काम में सबसे आगे हैं। पहले कुछ परेशान करने वाले फिलोसॉफिकल सवालों पर चर्चा के बाद हम इन दो खोजों पर नजदीकी नजर डालेंगे और देखेंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमें क्या मिलने की उम्मीद है। तो हम पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं। अर्थ बाउंड टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी में हुई बेहतरीन प्रगति के कारण स्टारलाइट को बेहद सटीकता से ऑब्जर्व करना संभव हो गया है। इसी के कारण एक्सोप्लैनेट्स की सबसे पहली खोज हो सकी। चूंकि ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं, इसलिए ग्रहों और तारों के बीच एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है। वे एक दूसरे को खींचते हैं। जैसे जैसे एक या कई ग्रह तारे की परिक्रमा करते हैं, तो तारे पर ग्रह के खिंचाव के कारण स्टारलाइट आगे पीछे थोड़ा वॉबल करती है। यह हमेशा से होता आया है, लेकिन स्टारलाइट का वॉबल पहले कभी भी पहचाना नहीं जा सका था, क्योंकि स्टारलाइट हमेशा टिमटिमाती रहती है। ट्विंकल ट्विंकल। टेलीस्कोप के अंदर एडेप्टिव ऑप्टिक्स वो बड़ी टेक्नोलॉजिकल कामयाबी है जिसके कारण एस्ट्रोनॉमर्स पहले स्टारलाइट के ट्विंकल से परे हटकर एक्सोप्लैनेट्स का पता लगा पाए। टेलीस्कोप के मिरर के नीचे की ओर लगे मैकेनिकल स्प्रिंग्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से गुजरते वक्त स्टारलाइट में होने वाली तब्दीली यानी ट्विंकल को बेअसर करने के लिए मिरर को थोड़ा सा झुका देते हैं। स्टारलाइट की झिलमिलाहट के बिना ग्रहों के तारे के प्रति खिंचाव से होने वाला वॉबल अब ऑब्जर्व किया जा सकता है। वॉबल जितना बड़ा होता है, उतने ही ज्यादा ग्रह होते हैं। इसे एक्सोप्लैनेट की पहचान करने का एस्ट्रोमेट्रिक तरीका कहा जाता है। ओह, काफी मुश्किल शब्द थे ये। स्टारलाइट के वॉबल पैटर्न के विश्लेषण के जरिए संपूर्ण स्टार सिस्टम्स और नजदीक स्थित तारों के इर्द गिर्द हजारों एक्सोप्लैनेट्स के अस्तित्व का अनुमान लगाया गया, लेकिन इन ग्रहों को देखा नहीं जा सका। अचानक हमारा सोलर सिस्टम यूनिक नहीं रहा। एस्ट्रोनॉमर्स इस जाहिर नतीजे को लेकर बेहद उत्साहित हो गए कि संभवतः हर तारे के अपने ग्रह हैं। ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो गया कि क्या पृथ्वी अनूठी है या अंतरिक्ष में और भी पृथ्वियां हैं? और वैसे भी पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजना इतनी बड़ी बात क्यों है? पृथ्वी जैसे ग्रह ढूंढने पर विकसित देश जितने आर्थिक संसाधन लगा रहे हैं, उसे देखते हुए बिना शक ये कहा जा सकता है कि यकीनन ये एक बड़ी बात है। 10 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से लॉन्च हुआ जेम्स वेब टेलीस्कोप, 55 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत वाला केपलर स्पेस टेलीस्कोप और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर का टेस सैटेलाइट, इन सब को मिलाकर देखें तो पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज में हो रहा निवेश निश्चय ही चौंकाने वाला है। आप ये जरूर ध्यान में रखें कि ये लागत सिर्फ हार्डवेयर की है और इस खोज के पूरे आकार की रूपरेखा समझने के लिए आपको पूरे विश्व में यूनिवर्सिटीज, नेशनल स्पेस एजेंसीज और निजी संस्थानों के डेटा माइनर्स की टीम, पीएचडी एनालिस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट्स की सैलरी को भी शामिल करना होगा। हमारा निष्कर्ष ये है कि दूसरी पृथ्वी की खोज वाकई एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। कल्पना कीजिए कि हमें एक दूसरी पृथ्वी मिल गई, तो उस सूरत में पृथ्वी अकेली नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम असल में ऐसे किसी ग्रह पर बहुत जल्द जा सकेंगे। तारों के बीच से यात्रा के लिए फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में और बड़ी सफलताओं की जरूरत है और अभी तो हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन ये जानना कि मिल्की वे में और भी ग्रह हैं जो सभी जरूरी मामलों जैसे तरल पानी, ऑक्सीजन और जीवन की संभावना में पृथ्वी जैसे हैं, हमारे लिए अंतरिक्ष को थोड़ा कम डरावना, थोड़ा ज्यादा सुगम बना देगा, जिससे इसे स्टडी और एक्सप्लोर करना थोड़ा और रोचक हो जाएगा। शायद इससे हमें अपने होम प्लैनेट पर और गर्व भी महसूस हो और हम सभी बेहतर अर्थलिंक्स यानी धरतीवासी बने। दूसरी पृथ्वियों की खोज करने वाले त्रिपक्षीय मिशन के तहत केपलर टेलीस्कोप, टेस सैटेलाइट और जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स की खोज करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और टेस की स्पेलिंग यानी TESS हमें बताती है कि ये तरीका क्या है। T का मतलब है ट्रांजिटिंग और यही है एक्सोप्लैनेट की पूरी खोज का सबसे मुख्य पहलू। E का मतलब सही समझे, एक्सोप्लैनेट जो है दूसरी पृथ्वी की शानदार खोज का लक्ष्य। S का मतलब है सर्वे, क्योंकि टेस हमारे करीब मौजूद सैकड़ों हजारों तारों पर नजर रखता है। और दूसरे S का मतलब है सैटेलाइट,
क्योंकि टेस पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के उलट जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। जब कोई ग्रह एक तारे के आगे से गुजरता है तो इसे ट्रांजिट कहा जाता है। ग्रह तारे से निकल रही रोशनी को थोड़ा ब्लॉक कर देता है। तारे की रोशनी के इस तरह कम या मध्यम होने को मापा जा सकता है। स्टारलाइट के मध्यम होने से हमें ग्रहों के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। ये जानकर कि तारा कितना चमकदार है और उसके सामने से एक ग्रह के गुजरने से उसकी रोशनी कितनी मध्यम हुई, हमें ये पता चल सकता है कि ग्रह कितना बड़ा या कितना नजदीक है। लेकिन ये बड़ा है या नजदीक है, ये हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक ग्रह की परिक्रमा की अवधि भी न नापी जाए। इसका मतलब है कि टेस्ट सैटेलाइट को सितारों के लंबी अवधि के वीडियो बनाने होंगे। सितारों के वीडियो बॉलीवुड को ये पसंद आएगा। टेस्ट सैटेलाइट में टेलीस्कोप नहीं है। ये 4 सीसीडी कैमरों का इस्तेमाल करके जितने संभव हो उतने ज्यादा तारों, मतलब लाखों तारों के लंबी अवधि के वीडियोस को लाइव स्ट्रीम करता है। इतने सारे तारे क्यों? क्योंकि एक ग्रह के ट्रांजिट के ऑब्जर्व हो पाने के लिए उसे टेस्ट सैटेलाइट के कैमरों और तारे के ठीक बीच से गुजरना होता है। अगर ग्रह तारे और टेस्ट के कैमरे के बीच बिल्कुल लाइन ऑफ साइट वाले एंगल पर नहीं होगा तो इसे देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि तब ये किसी स्टारलाइट को काट नहीं रहा होगा। प्लैनेटरी ट्रांजिट दुर्लभ होते हैं। उदाहरण के लिए वीनस यानी शुक्र हर 200 साल के बाद पृथ्वी के सूर्य के व्यू के बीच से गुजरता है। फिर भी टेस्ट के कैमरे लाखों तारों की लंबी अवधि की वीडियोस की स्ट्रीमिंग के दौरान कई प्लैनेटरी ट्रांजिट्स को देख रहे हैं। आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ट्रांजिटिंग के तरीके से हम जितने ग्रहों को ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा ग्रह असल में मौजूद हैं। इसलिए जाहिर निष्कर्ष ये निकलता है कि हर तारे के अपने ग्रह हैं। ग्रह हर कहीं हैं। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने 21 फुट 4 इंच चौड़े मिरर के साथ इस खोज में शामिल हो रहा है। ये एक तकनीकी उपलब्धि है, नई दुनिया का अजूबा है और आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। उम्मीद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इन बढ़ी हुई उम्मीदों के साथ लगभग उसी मात्रा में घबराहट भी बढ़ रही है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी पहली तस्वीरें भेजे उससे पहले भी कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप के 1990 में लॉन्च किए जाने के बाद 1993 में एक रिपेयर मिशन लॉन्च करना पड़ा था। हबल पर लगे मिरर की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई थी और उसकी तस्वीरें काफी धुंधली थीं। एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर जाना पड़ा और मिरर को ठीक करने के लिए एक शानदार स्पेस वॉक करनी पड़ी। फिक्स होने के बाद हबल ने जो तस्वीरें भेजी वो उसके तय डिजाइन से भी कहीं ज्यादा सटीक थीं। इस तरह उसका सुधरा हुआ मॉडल काम करने लगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ ये संभव नहीं है, क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी की परिक्रमा करता है और एस्ट्रोनॉट्स इस तक पहुंच सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सूर्य की परिक्रमा कर रहा है और चंद्रमा से भी दूर है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स की पहुंच से बाहर है, क्योंकि कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो उन्हें वहां तक ले जा सके। अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसे मैन्युअली ठीक नहीं किया जा सकता। चुनौती को बढ़ाने वाली बात यह है कि इंटरप्लैनेटरी स्पेस के कठोर वातावरण में होने वाले किसी भी नुकसान या मैकेनिकल गड़बड़ी की जांच के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में सिर्फ एक ऑनबोर्ड कैमरा है। इसमें होने वाले कोई भी रिमोट फिक्सेस पृथ्वी से अंदाजन करने होंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब पूरी तरह से डिप्लॉय कर दिया गया है। एक इमेज लेने के लिए 18 मिरर सेगमेंट्स को अलाइन करना होगा। एक बार टेलीस्कोप के पूरी तरह से डिप्लॉय हो जाने के बाद इस बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया में कई महीनों का वक्त लगेगा। टेलीस्कोप के पहले 286 ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट्स में से 70 का टारगेट एक्सोप्लैनेट्स हैं। पिछली एक्सोप्लैनेट खोजों के डेटा का इस्तेमाल करते हुए इसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज में वक्त बर्बाद नहीं करना होगा। उनकी लोकेशन और ऑर्बिट्स पहले से ही मालूम है। जेम्स वेब टेलीस्कोप वहीं से उनकी पड़ताल शुरू करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस मायने में वैसा ऑप्टिकल टेलीस्कोप नहीं है जैसा हबल टेलीस्कोप या कोई और साधारण टेलीस्कोप जो विजिबल रोशनी को देखता है। ये इंफ्रारेड लाइट को देखता है। ग्रहों की तस्वीरें ब्राइट डॉट की तरह दिखने की उम्मीद है और अगर उन पर एटमॉस्फेयर होगा तो ये थोड़ी धुंधली दिखेंगी। ग्रहों का स्पेक्ट्रा एक्सोप्लैनेट के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी देगा। ग्रहों के एटमॉस्फेयर से
स्टारलाइट के गुजरने पर एक एक्सोप्लैनेट के आसपास मौजूद कोई भी गैस थोड़ी स्टारलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी। मान लीजिए कि वहां पर ग्रह के एटमॉस्फेयर में मीथेन है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, दो ऐसी गैसेस जो जीवन की संभावना का सबसे ज्यादा संकेत देती हैं। इस स्थिति में जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के जरिए उन्हें पहचान लेगा। इंफ्रारेड इंफॉर्मेशन से एक्सोप्लैनेट का पूरा खाका तैयार किया जा सकता है। उसकी टेम्परेचर रेंज, एटमॉस्फेरिक कंटेंट, तरल पानी होने के बारे में जानकारी और यहाँ तक कि जीवन की संभावना भी, और ये काफी बड़ी और काम की जानकारी होगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को साथ ही और दूसरे मिशन भी पूरे करने हैं। इसे मिल्की वे में नेब्यूला में स्टार फॉर्मेशन और प्लैनेट फॉर्मेशन की पड़ताल करने का भी काम सौंपा गया है। सोलर सिस्टम्स कैसे बनते हैं ये समझना भी दूसरी पृथ्वी की खोज का ही हिस्सा है। इंफ्रारेड लाइट की पहचान करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सबसे दूर स्थित गैलेक्सीज की ओर भी झांकेगा। ये वो गैलेक्सीज हैं जिनकी विजिबल लाइट धूल और गैस की वजह से अवरुद्ध हो जाती है। ये दूर स्थित गैलेक्सीज बिग बैंग के कुछ ही समय बाद बनी थीं। गैलेक्सी फॉर्मेशन जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन है। दूर स्थित ये गैलेक्सीज इतनी तेज रफ्तार से और दूर जा रही हैं कि उनसे निकलने वाली रोशनी विजिबल स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी से भी नीचे इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी में स्ट्रेच हो गई है। ये शानदार टेलीस्कोप पहले न दिखाई देने वाली इन गैलेक्सीज को भी देख सकता है। हमें उम्मीद है कि इससे हम उस रहस्यमयी डार्क एनर्जी के बारे में कुछ जान पाएंगे जिसकी वजह से ब्रह्मांड तेजी से बढ़ती रफ्तार से फैलता जा रहा है। उम्मीदें बहुत हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिस अद्भुत ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसके बारे में हमारी जानकारी को काफी बढ़ाएगा।